स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीडी कैंपस पर, जहां मैं रब्बानी भाटी एमए बीएड नेट सेट कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे थे। अब तक हम एनसीईआरटी पुस्तक के 2 अध्याय कर चुके हैं और आज हम है वो एनसीईआरटी का जो अध्याय नंबर 3 है, जनसंख्या संगठन, उसको हम करने जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कक्षा 12 या अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है उससे जुड़े हुए लोगों तक क्लास को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो है चैप्टर 3, और चैप्टर जो 3 है वो है आपके जनसंख्या संगठन। तो चैप्टर है उसका नाम है जनसंख्या संगठन। ये जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर हमें 2-3 चीजों पर देखेंगे। एक तो आयु वर्ग संरचना को देखेंगे, यानी अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की जनगणना क्यों की जाती है, वो किस लिए की जाती है, कार्यशील जनसंख्या क्या होती है। और दूसरा हम देखेंगे लिंगानुपात देखेंगे, स्त्री व पुरुष के बीच का जो अनुपात है उसको देखेंगे। और साथ ही साथ हम साक्षरता के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि साक्षरता क्या होती है और साक्षरता क्यों है, वो साक्षरता का अध्ययन है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर जो दे रखा है वो दे रखा है आपके आयु वर्ग संरचना। यानी सबसे पहले हम क्या देखेंगे, आयु वर्ग संरचना। ये आयु वर्ग संरचना है, इसमें क्या होता है कि जनगणना के अंदर अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की जनगणना या उनकी जनसंख्या का पता लगाया जाता है। ठीक है ना। तो आयु संरचना के अंतर्गत किसी भी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु वर्ग के लोगों का आयु या उनके उम्र के अनुसार क्या किया जाता है, वर्ग बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या का आयु के अनुसार वर्ग तैयार किया जाता है। यानी किसी देश के अंदर अलग अलग जो देश की जो कुल जनसंख्या है उसमें कौन से आयु वर्ग के लोग कितने हैं, अलग अलग वर्ग के अंदर है, जनगणना को रखकर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जनगणना को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जनगणना को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से होते हैं, वो जो 3 वर्ग होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है 0 से 14 वर्ष, एक से 14 वर्ष, एक होता है 15 से 64 वर्ष, और थर्ड जो होता है वो होता है 64 वर्ष प्लस। यानी 3 वर्गों में जनगणना को हम बांट लेते हैं। एक तो 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोग, एक 14 से जो 64 वर्ष है उसके आयु वर्ग के लोग, और जो
दूसरा जो होता है 15 से 64, तीसरा जो होता है वो होता है 64 प्लस के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो हम इस 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। देखो जो 0 से 14 वर्ष के जो लोग होते हैं, जैसे ये तो क्या होते हैं, ये तो बच्चे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो होते हैं ये होते हैं प्रौढ़ होते हैं। और ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं। अब देखो बच्चे क्या होते हैं, बच्चे अपने माता पिता पर आश्रित होते हैं, तो ये तो क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, ठीक है। लेकिन 15 से 64 वाले लोग हैं वो कमाने का काम करते हैं, घर चलाने का काम करते हैं, तो ये जो जनगणना है वो क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। ये क्या करती है, ये कार्यशील होती है, कार्यशील होती है। यानी अगर आपसे पूछे कि कार्यशील जनसंख्या कौन सी होती है, तो वह जनसंख्या का वह भाग जो 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं वह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है, जिन पर बच्चे यानी जो बच्चे और वृद्ध दोनों ही क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो वृद्ध भी क्या होते हैं, वृद्ध भी अपनी संतान के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी होती है, ये इनमें ये आश्रित होता है, ये भी आश्रित होता है। काम कौन करता है, ये वाली कैटेगरी काम करती है। और आयु वर्ग संरचना का निर्धारण मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है ताकि हम कार्यशील जनसंख्या का पता लगा सकें। तो इसमें क्या है कि कार्यशील जनसंख्या को ज्ञात करने के लिए आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो कार्यशील जनसंख्या का पता लगाने के लिए आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। आयु संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो आयु वर्ग संरचना का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कार्यशील जनसंख्या क्या कर सके, पता लगा सकें। ठीक है साथियों। अब देखो जिस देश के अंदर, इस आयु वर्ग से ये भी पता चलता है कि जिस देश के अंदर युवा जनसंख्या ज्यादा होगी वो देश युवा देश कहलाएगा, उसमें आने वाले समय में कार्यशील जनसंख्या है वो ज्यादा होगी। और जिस देश के अंदर, जैसे भारत के अंदर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वहां पर युवा यानी जो जन्म दर है वो उच्च है, तो युवा ज्यादा है। लेकिन कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा निकल कर आती है, और वहां पर क्या होता है कि जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा मिलते हैं और युवा जनसंख्या है वो कम मिलती है। जैसे जापान है, इटली है, ऐसे जो देश है वहाँ पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या क्या है, अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यशील जो जनसंख्या है वो दूसरे देशों से क्या आती है, फिर जो लोग हैं वो जाकर काम करते हैं। ठीक है, अब देखो कि युवा जनसंख्या अधिक आएगी। अगर युवा जनसंख्या अधिक है, युवा जनसंख्या अगर अधिक आती है तो इसका मतलब क्या है कि उस देश या प्रदेश में जन्म दर उच्च है। उस देश या प्रदेश में जन्म दर क्या है, उच्च है। क्योंकि जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा जन्म दर होगी उस देश का युवा जनसंख्या है वो उतनी ही अधिक होती है। होता क्या है कि सामान्यतः क्या होता है कि जो विकासशील देश होते हैं, विकासशील जो देश होते हैं उनके अंदर क्या होता है, विकासशील देश के अंदर है वो युवा जनसंख्या है वो क्या मिलती है, ज़्यादा मिलती है। विकासशील देशों में युवा जनसंख्या है वो अधिक मिलती है। और जो विकसित देश होते हैं, जो विकसित देश हैं, डेवलपमेंट जो कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, ठीक है, इन देशों के अंदर क्या होते हैं, जो वृद्ध जनसंख्या है, बूढ़े लोग हैं, वो क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है कि अगर जो देश, कोई देश प्रगति कर रहा है, पूर्णतः विकसित नहीं है, उसे डेवलपमेंट की जरूरत है, वो देश में क्या होता है, विकासशील देश जिसे अपन कहते हैं, उस देश के अंदर युवा जनसंख्या है वो अधिक होती है। और वह देश जो पूर्णतः विकसित देश है,
ठीक है, जैसे अमेरिका है, जापान है, यूएसआर है, ठीक है, ऐसे देश जो पूर्णतः विकसित देश हैं वहां पर क्या होता है, वर्ध जनसंख्या है वो ज्यादा पाई जाती है। तो विकास का पैमाना भी हम आयु वर्ग के अनुसार है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जो विश्व के अंदर जो ज्यादा विकास जो प्रौढ़ जनसंख्या है वो जिस देश के अंदर ज्यादा होगी उस देश का विकास का स्तर है वो उतना ही अधिक होता है, क्योंकि जो प्रौढ़ जनसंख्या होती है वो क्या होती है, कार्यशील जनसंख्या होती है। अब देखते हैं, देखो अलग अलग आयु वर्ग के देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा है 1 से 14 वर्ष का आयु वर्ग। अब 1 से 14 वर्ष का आयु वर्ग जहां होगा वो देश क्या होगा, युवा देश होगा। यानी जहां पर जो होगा तो वहां पर वो देश क्या होगा, युवा देश होता है, युवा देश होता है या युवा क्षेत्र होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहां पर जन्म दर उच्च होती है, जन्म दर उच्च होती है, तो इसके अंदर कौन से देश आएंगे, अविकसित या विकासशील देश है वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है ना, विश्व के 35% जनसंख्या, विश्व की 35% जनसंख्या इस कैटेगरी में आती है। विश्व की 35% जनसंख्या है वो इस कैटेगरी के अंदर आती है, यानी विश्व की 35% जनसंख्या क्या है, युवा जनसंख्या है। ठीक है, हालांकि अगर इसी को देखेंगे अपन तो जो विकसित देश है उसमें ये 18% के आसपास ही होती है, और विकासशील देशों के अंदर ये 33-34% है वो युवा जनसंख्या है वो पाई जाती है। ठीक है, तो जिन देशों के अंदर, जिन देशों में जन्म उच्च दर होगा, यानी इसके अंदर कहाँ मिलेगी ये पॉपुलेशन ज्यादा, ये आपको अविकसित व विकासशील देशों में, अविकसित व विकासशील देशों में ज्यादा मिलेगी। ठीक है, और जो देश विकसित देश है, जो देश विकसित देश हैं उसमें क्या मिलती है, कम है वो जनसंख्या ये मिलती है। तो ये युवा जनसंख्या के बारे में हमें देखना है कि युवा जो वर्ग है वो 0 से 14 वर्ष का जो वर्ग है वो युवा वर्ग कहलाता है। युवा जो वर्ग होता है वो आपके लगभग विश्व में 35% युवा जनसंख्या है। विकासशील देशों में ये अधिक है, विकसित देशों में कम है। विकासशील देशों में इसलिए ज्यादा है कि वहां पर जन्म दर उच्च होता है, शिक्षा का अभाव होता है, और विकसित देशों में शिक्षा का अभाव नहीं होता है। विकसित देश होते हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि युवा जन्म दर है वो कम होती है, इसलिए युवा जनसंख्या वहां पर कम पाई जाती है। अगर अपन भारत की बात करें युवा जनसंख्या के अंदर, तो भारत के अंदर जो जनसंख्या 2011 के अनुसार युवा जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो भारत में 33.2% है। कितनी है, 33.2% जनसंख्या है वो युवा है। अगर सबसे महाद्वीपों में अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा युवा महाद्वीप कौन सा है या कौन से महाद्वीप में जन्म दर उच्च है, तो युवा महाद्वीप जो अपन कह सकते हैं सबसे ज्यादा ये वर्ग जहाँ जिस महाद्वीप में मिलता है वो मिलता है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को इसलिए युवा महाद्वीप भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है 44.4% के आसपास है जनसंख्या इस वर्ग के अंदर है वो आती है। ये पहला वर्ग है अपना, तो इस वर्ग, ये पहला वर्ग है। कौन सा वर्ग है, 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग। और 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग का मतलब क्या है, युवा जनसंख्या, बच्चे ज्यादा होना। ठीक है, युवा, ये वो देश क्या कहलाएगा, युवा देश कहलाएगा। जन्म दर क्या होगी, उच्च होती है। विश्व की 35% जनसंख्या इसके अंदर आती है। अविकसित व विकासशील देशों के अंदर ये ज्यादा मिलती है, विकसित देशों में कम मिलती है। भारत में लगभग 32-33% के आसपास है वो युवा लोग है, युवा बच्चे हैं जनसंख्या में। और सबसे ज्यादा है वो कौन से महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। और सबसे कम कौन से महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में लगभग 17.5% के आसपास ही क्या है, युवा जनसंख्या होती है। दूसरी जो जनसंख्या होती है, दूसरा जो वर्ग होता है अपना सेकंड वर्ग, सेकंड जो वर्ग होता है वो होता है प्रौढ़ जनसंख्या। कौन सी होती है, प्रौढ़ जनसंख्या। अब प्रौढ़ जनसंख्या का जो आयु वर्ग निकल के आता है वो कौन सा होता है, प्रौढ़ जनसंख्या का वो होता है आपके
15 से 64 वर्ष का आयु वर्ग, 15 से 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है वो इसके अंदर आता है। 15 से 64 वर्ष का जो ये जो लोग होते हैं ये कार्यशील जनसंख्या के लोग होते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, इन पे जो युवा जनसंख्या है यानी बच्चे हैं वो, और वर्ध जनसंख्या दोनों ही क्या होती है, इसके ऊपर आश्रित होती है। तो जनसंख्या में इसका क्या रोल है, एक पहली बात तो ये जो वर्ग होता है ये कार्यशील होता है, कार्यशील है, कार्यशील लोग यही होते हैं, ठीक है ना। प्रजनन करने का काम भी यही करते हैं, प्रजनन करने का काम, प्रजनन करने का कार्य भी यही लोग करते हैं, यही वर्ग करता है, ठीक है, कार्य भी यही करते हैं, ठीक है। युवा और वर्ध, युवा प्लस वर्ध जो लोग हैं, वर्ध जनसंख्या इन पर क्या होती है, आश्रित होती है। जनसंख्या इस वर्ग पर क्या होती है, आश्रित होती है। इस वर्ग पर क्या होती है, आश्रित होती है। किसी भी देश का विकास किस पर डिपेंड करता है, इसी वर्ग के ऊपर है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा देश है वो कितना विकास है वो करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दूसरी कैटेगरी है। तीसरी जो कैटेगरी है आयु वर्ग की, सी कैटेगरी है, वो कौन सी है, वर्ध जनसंख्या। और वर्ध जनसंख्या जो होती है वो होती है आपके 64 प्लस वर्ष आयु के जो लोग होते हैं वो किस में आते हैं, वर्ध जनसंख्या में आते हैं। और ये अधिक कहाँ पर मिलते हैं, ये विकसित देशों में अधिक मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, विकसित देशों में अधिक मिलते हैं। विकसित देशों में क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। विकसित देशों में अधिक मिलते हैं। विश्व की लगभग 7% के आसपास जनसंख्या है वो क्या है, वर्ध है। विश्व की 7% जनसंख्या है वो क्या है, वर्ध है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में 5.6% है। भारत में 5.6% क्या है, कुल जनसंख्या का 5.6% क्या है, वर्ध जनगणना जनसंख्या है, ठीक है। उसके बाद में अपन देश की बात करें तो सर्वाधिक वर्ध लोग हैं वो कौन से देश में है, तो सर्वाधिक जो वर्ध हैं, सर्वाधिक जो बूढ़े लोग हैं, वर्ध लोग हैं वो कौन से देश में हैं, वो जापान में है। इसलिए जापान को क्या कहा जाता है, बूढ़ों का देश कहा जाता है। वहाँ की लगभग 17.7% जनसंख्या क्या है, वर्ध कैटेगरी के अंदर है, वो आती है। इसके बाद में फ्रांस और उसके बाद में ब्रिटेन आता है, लेकिन जापान आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा वर्ध जनसंख्या है वो कौन से महाद्वीप में है, कौन से देश में है, तो वो जापान में है। अगर महाद्वीप पूछे तो यूरोप के अंदर है। विश्व की 7% जनसंख्या है वो क्या है, वर्ध जनसंख्या होती है। तो ये 3 कैटेगरी के आयु वर्ग होता है। आयु वर्ग के बाद में अगली जो चीज़ अपने चैप्टर में दे रखी है वो दे रखी है आपके लिंग अनुपात, यानी सेकंड जो चीज़ दे रखी है वो क्या दे रखी है, आपने लिंग अनुपात दे रखी है। अब देखो लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात होता है स्त्री और पुरुष के बीच का जो अनुपात है। ये अपन भारत की जो डेफिनेशन होती है उसमें बोलते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। यानी स्त्री जो पुरुष अनुपात महिला, इसको हम क्या बोलेंगे, लिंगानुपात को हम किस पर देखते हैं, पुरुष अनुपात महिला को अपन देखते हैं तो इसे अपन क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं, ठीक है। ये स्त्री और पुरुषों के बीच में एक संतुलन का क्या है, सूचक है। यानी पुरुष और महिला के बीच में क्या है, पुरुष और महिला के बीच में संतुलन का क्या है, सूचक है। संतुलन का सूचक है किन के बीच में, स्त्री व पुरुषों के बीच में, या पुरुष व महिलाओं के बीच में। पूरी लाइन आपको लिखनी है, पुरुष व महिलाओं के बीच में संतुलन का सूचक है वो क्या है, लिंगानुपात है। अब लिंगानुपात को हम भारत में कैसे देखते हैं, भारत में इसकी डेफिनेशन क्या होती है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात
कहते हैं। इसका एक सूत्र भी है भारत के अंदर, किस सूत्र से निकाली जाती है, भारत में निकाली जाती है। इसका जो सूत्र है वो क्या है, वो लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, क्योंकि स्त्रियों के ऊपर देख रहे हैं तो स्त्रियों की संख्या, पहले महिलाओं की संख्या ऊपर रखी जाएगी, उसके नीचे बट्टा के अंदर पुरुषों की संख्या रखी जाएगी, पुरुषों की संख्या कितने के ऊपर देख रहे हैं, 1000 पर, तो 1000, ठीक है ना। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या निकाला जाएगा, आपका लिंगानुपात निकाला जाता है। स्त्रियों की संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 से निकाला जाता है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं, लिंगानुपात बोलते हैं। अगर विश्व की लिंगानुपात की बात करें तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितना है, विश्व का लिंगानुपात है वो आपके कितना है, वो है 985। कितना है, 985 लिंगानुपात है वो विश्व का है। सर्वाधिक अगर लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके यूरोप महाद्वीप का है, और जो सबसे कम लिंगानुपात है वो कौन से महाद्वीप का है, ओशनिया महाद्वीप का है। तो सर्वाधिक ध्यान रखना है कि सर्वाधिक महाद्वीपों में बात करें तो सर्वाधिक कौन से महाद्वीप का है, सर्वाधिक आपके यूरोप महाद्वीप का है, वो सर्वाधिक है, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक लिंगानुपात है। लेकिन विश्व पटल पर, ये तो भारत पे अपन 1000 महिलाओं पर देखते हैं, लेकिन अगर विश्व पटल की अगर बात करें अपन एनसीईआरटी अपनी पुस्तक की, तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो 100 पुरुषों के ऊपर 100 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की संख्या के रूप में देखा जाता है। उल्टा है, विश्व के अंदर भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। विश्व के अंदर 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को है वो लिंगानुपात के रूप में देखते हैं। तो ये आपका एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आपको लिखना है विश्व के संदर्भ में 100 महिलाओं के ऊपर पुरुषों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें अपन, तो विश्व का जो लिंगानुपात है आपकी पुस्तक के अकॉर्डिंग बात करें तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितना है, वो है 100 महिला पर 102 पुरुष। कितने हैं, 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है, वो आपके क्या है, लिंगानुपात है, ठीक है। अगर अपन उच्चतम लिंगानुपात वाला देश देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उच्चतम जो लिंगानुपात वाला देश है, उच्चतम जो लिंगानुपात है वो कौन से देश का है, तो उच्चतम जो लिंगानुपात है वो आपके कौन से देश का है, लाटविया का है। कौन से देश का है, लेटविया का है। लेटविया का है वो सर्वाधिक है, लेटविया का है। और लेटविया का कितना है, आपकी किताब में दे रखा है लेटविया का जो है वो कितना है, वो आपके है 100 महिलाएं पर 85 पुरुष ही है। 100 महिलाओं पर कितने पुरुष है, 85 पुरुष ही है। 100 महिला पर क्या है, 85 पुरुष ही है। तो यहाँ वहाँ महिला ज़्यादा है, यानी लिंगानुपात क्या है, उच्च है। अगर निम्नतम लिंगानुपात की बात करें बुक के अकॉर्डिंग, निम्नतम जो लिंगानुपात है वो कौन से का है, वो यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात जिसे अपन बोलते हैं, दुबई वगैरह ये इसमें आते हैं। यूएई है, और यूएई में 100 महिलाओं के ऊपर कितने पुरुष हैं, 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है। यहाँ पुरुषों की संख्या क्या है, ज़्यादा है, और महिलाएं क्या है, कम है। तो इस देश का लिंगानुपात क्या है, कम है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पुरुष कम है, महिलाएं ज़्यादा है, 15 महिलाएं ज़्यादा हैं आसपास। तो ये लेटविया का सर्वाधिक उच्च लिंगानुपात है, और यहाँ पर 311 पुरुषों पर केवल 100 ही महिलाएं हैं। तो यहाँ पर लिंगानुपात क्या है, सबसे कम है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 139 देश हैं, जिनमें से 72 के अंदर संयुक्त राष्ट्र देश में 139 देश हैं, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें 139 देश में से 139 जो देश हैं उसमें से 72 के अंदर क्या है, प्रतिकूल स्थिति है, यानी लिंगानुपात क्या है, कम है। प्रतिकूल स्थिति है, यानी लिंगानुपात क्या है, कम है। थोड़ा नोट्स टाइप में या थोड़ा शॉर्ट में लिखा जा रहा है, तो आप डिटेल में लिखना चाहे तो अपनी भाषा के अंदर से डिटेल में लिख सकते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 139 देशों में से 72 देशों के अंदर लिंगानुपात को लेकर प्रतिकूल स्थिति है, यानी लिंगानुपात है वो खराब स्थिति के अंदर स्थित है। इसमें जो यूरोप है इसके अंदर उच्च लिंगानुपात पाया जाता है क्योंकि वहाँ एजुकेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाओं की स्थिति अच्छी है। वहीं एशिया के अंदर है वो निम्न लिंगानुपात के देश ज़्यादा है क्योंकि एशिया है वो अविकसित कंट्रियों से भरा हुआ है और विकासशील देश है, अविकसित है। विकसित देश बहुत कम है एशिया के अंदर। शिक्षा का अभाव है और महिलाओं को उतना अधिकार नहीं दिया गया है जितना यूरोप में दिया गया है, इसलिए यूरोप के अंदर है वो लिंगानुपात उच्च पाया जाता है। वहीं एशिया के अंदर है वो लिंगानुपात है वो क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। फिर अपन एक आयु लिंग पिरामिड बनाते हैं, आयु लिंग पिरामिड बनाते हैं। आयु लिंग पिरामिड की रचना की जाती है। ये ध्यान रखना कि आयु लिंग पिरामिड जब अपन बनाते हैं तो इसके दो भाग होते हैं। एक ऐसे पिरामिड बनता है, देखते हैं ऐसे पिरामिड बनता है। ये जो ग्राफ टाइप बनता है, एक तरफ पुरुष की स्थिति को दर्शाया जाता है, एक तरफ पुरुष की स्थिति को, एक तरफ किसकी स्थिति को, महिलाओं की स्थिति को है वो दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, ये कंटिन्यू बनता जाता है। ठीक है, तो जिस देश के अंदर है वो ज़्यादा फैला हुआ होता है वहाँ लिंगानुपात की स्थिति है वो ठीक ठाक होती है, लेकिन जहाँ पर एक मतलब पुरुष ज़्यादा हो गए महिलाएं कम दिखाई देती है ग्राफ के अंदर, वहाँ स्थिति क्या होती है, दयनीय होती है। तो ये आयु लिंग पिरामिड बनता है। इसके दो भाग होते हैं, एक दायां भाग होता है और एक बायां भाग होता है। इसके दो भाग होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। अगर सामान्य देखें तो लेफ्टी एंड राइटी एंड लेफ्टी, दायां भाग और बायां भाग। ठीक है ना, तो एक तो दाएं तरफ क्या बनता है और बाएं तरफ क्या बनता है आपकी किताब में दिया हुआ। और एक बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछा है कि आयु लिंग पिरामिड के बाएं भाग में किसको दर्शाया जाता है। तो आयु लिंग पिरामिड का जो बायां भाग है वहां पर पुरुषों का प्रतिशत दिखाया जाता है। जो बायां भाग है इसमें पुरुष दिखाए जाते हैं, इसमें पुरुषों को दिखाया जाता है, पुरुषों का भाग प्रदर्शित किया जाता है। और जो दायां भाग है वहां पर महिलाओं का भाग दिखाया जाता है, महिलाओं का भाग है वो दिखाया जाता है। किस में दिखाया जाता है, प्रतिशत में दिखाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि प्रतिशत के अंदर है वो दिखाया जाता है। तो ये आपके लिंगानुपात से संबंधित डाटा है किताब के अंदर जो आपको याद करने हैं। उसके बाद में जो तीसरी चीज़ दे रखी है आपकी किताब के अंदर वो दे रखी है, जो थर्ड जो चीज़ दे रखी है वो दे रखी है नगरीय जनसंख्या के बारे में। तो छोटा सा पोर्शन दे रखा है नगरीय जनसंख्या, या अपन ये भी बोल सकते हैं ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। अब देखो जहां पर अविकसित कंट्रियां ज्यादा है या माने कि विकासशील कंट्रियां ज्यादा है वहां पर है वो लोग गांवों में रहना पसंद करते हैं, या गांव है वो ज्यादा है वहां पर, तो उन देशों के अंदर है वो ग्रामीण जनसंख्या है वो अधिक मिलती है। लेकिन जो देश विकसित ज्यादा हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज है जहाँ पर पूर्णतः विकास हो चुका है, एजुकेशन अच्छा है, महिलाओं की स्थिति अच्छी है और उद्योग पर आधारित जो देश है उन देशों के अंदर है वो जनसंख्या है वो कहाँ पर रहती है, नगरों में रहना पसंद करती है। तो विभाजन निवास के आधार पर विभाजन है। ये किसके आधार पर विभाजन है, ये आपका निवास के स्थान पर, निवास के आधार पर विभाजन है। यानी गांव में कितने लोग रह रहे हैं और शहरों में कितने रह रहे हैं इसके आधार पर है। तो निवास के आधार पर है वो आपका क्या है, ये विभाजन किया जाता है। ठीक है, आजीविकाओं की दशाओं को भी प्रदर्शित करता है कि ग्रामीण जो लोग हैं वो कम आजीविका का जो इनका स्तर है वो निम्न स्तर का होता है, वहीं शहरों के जो लोग होते हैं उनका जो जीवन स्तर होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है ना, इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ग्रामीण जो लोग होते हैं, यानी देखो ग्रामीण जो लोग होते हैं, ग्रामीण जो लोग होते हैं इनका जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है। जीवन स्तर क्या होता है, वो निम्न होता है। और ये लोग किस पर आधारित होते हैं, ये लोग कृषि क्रियाकलाप पर आधारित होते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप है वो करते हैं। वहीं जो शहर के जो लोग होते हैं, शहर के लोग जो होते हैं उनका जीवन स्तर कैसा होता है, उनका जीवन स्तर रहता है वो उच्च होता है। आपको पूरा लिखना है, जीवन स्तर उच्च होता है। और ये लोग किस पर डिपेंडेंट है, ये लोग उद्योग पर या फिर तृतीय क्रियाकलाप यानी सेवा सेक्टर के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं। अगर अपन बात करें कि विश्व के अंदर सर्वाधिक किस महाद्वीप के अंदर है वो शहरी लोग पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका के अंदर 77% यानी सर्वाधिक शहरी कहाँ पर है, सर्वाधिक जो शहरी है
वो आपके कहाँ पर है, वो आपके दक्षिणी अमेरिका के अंदर है। दक्षिणी अमेरिका की लगभग 70% जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। और सर्वाधिक अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की अपन बात करें तो वो कौन से महाद्वीप में रहती है, वो आपके एशिया महाद्वीप में रहती है। कौन से महाद्वीप में रहती है, एशिया महाद्वीप में रहती है। लगभग 62% पॉपुलेशन है वो कहाँ रहती है, गाँव में रहती है। तो ये थर्ड पोर्शन था। इसके बाद में आपकी जो बुक में दे रखा है एक चीज और दे रखी है, और वो है वो साक्षरता है। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है वो साक्षरता है। अब साक्षरता क्या होती है, एजुकेशन से संबंधित होती है। यानी ये इसमें ये माना जाता है, भारत के अंदर इसकी ये परिभाषा बनती है कि 7 वर्ष से अधिक का बच्चा जो किसी भी भाषा के अंदर, या 7 वर्ष से प्लस की जो जनसंख्या है वो किसी भी भाषा में अगर पढ़ लिख सकती है तो वो क्या कहलाएगी, साक्षर कहलाएगी। यानी कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल के अंदर जा रहे हो, अगर आप पढ़ लिख पा रहे हो, 7 साल से ज़्यादा के हो, तो आप क्या कहलाओगे, साक्षर कहलाओगे। ठीक है। जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक, जनसंख्या के गुणात्मक पहलू का अध्ययन किया जाता है। फिर भारत की अगर डेफिनेशन की बात करें तो 7 वर्ष प्लस की जनसंख्या जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है, पढ़ लिख सकती है, वह साक्षर है। ठीक है ना। यानी 7 प्लस का कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष 7 वर्ष का, वो किसी भी भाषा के अंदर अगर पढ़ लिख सकता है तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाता है। ठीक है ना। इसमें साक्षरता से क्या पता चलता है, साक्षरता से हमें रहने सहने का स्तर, यानी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसका एक अलग ही नजरिया होता है दुनिया को देखने का। तो और एक जो अनपढ़ जो होता है, बिना पढ़ा लिखा जो लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, उनका क्या होता है, एक अलग ही नजरिया होता है दुनिया को देखने का। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसका रहन सहन, उसकी बोलचाल की भाषा, उसकी सामाजिक स्थिति, यानी जो समाज के अंदर उसका स्टेटस है वो भी एक अलग प्रकार का होता है। सब लोग उसको समान की नज़र से देखते हैं। तो उसकी सामाजिक स्थिति, उसके रहन सहन का स्तर होता है, और जो सुविधाएं होती है उनकी क्या होती है, इनका पता चलता है। तो अलग अलग तरीक़ों से हम क्या करते हैं, इसलिए हम साक्षरता का पता लगाते हैं ताकि हम जो निम्न जीवन स्तर जो जी रहे लोग हैं, जो अनपढ़ है, उनका क्या कर सके, जीवन स्तर हम बढ़ा सकें। ठीक है। भारत में जो साक्षरता की जो मैंने बताई थी 7 वर्ष वाला है, वो जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है वो साक्षर है। ठीक है। और बाकी इसके अंदर कुछ है नहीं। एक व्यवसायिक संरचना दे रखा है अपने, लास्ट है व्यवसायिक संरचना। यहाँ से ध्यान रखना, ये हमने पहले ऐसे इसको कर लिया है। वैसे जो 5वां जो दे रखा है वो दे रखा है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना, तो व्यवसायिक संरचना यानी जो लोग काम करते हैं, तो काम करने वाले लोग कौन से होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, कौन से आयु वर्ग के लोग होते हैं, जो 15 से 64 आयु वर्ग की 64 आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, वो लोग व्यवसायिक संरचना के अंदर आते हैं। क्योंकि काम करने का लोग काम है वो कौन करते हैं, 15 से 64 वाले ही करते हैं। ठीक है ना। जिस देश के अंदर अल्प अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, लोग प्राथमिक व्यवसाय अधिक करते हैं। और जिन देशों के अंदर अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उन देशों के अंदर लोग है वो क्या करते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप में काम अधिक करते हैं। यूएसए के अंदर, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों के अंदर व्यवसायिक संरचना है वो अधिकांश है वो कौन से क्रियाकलाप में करती है, द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में करती है। और एशिया, अफ्रीका जैसे महाद्वीपों के अंदर जनसंख्या ज़्यादा क्या करती है, प्राथमिक क्रियाकलाप करती है, कृषि क्रियाकलाप, कृषि या किसान का काम है वो ज़्यादा करती है। तो ये आपके है वो 3rd चैप्टर है। इतना ही है, ध्यान रखना। जो एक्स्ट्रा जो बोर्ड पे नहीं लिखा गया और बोला गया उनको भी आपको लिखना है क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, किताब के अंदर ही है आपके। तो 5 चीज़ें आज अपने पढ़ी है। एक तो 3rd चैप्टर था,
जनसंख्या संगठन सबसे पहले आयु वर्ग संरचना है। आयु वर्ग संरचना में क्या है, किसी भी प्रदेश या प्रदेश की जनसंख्या का आयु वर्ग के अनुसार वर्ग तैयार किया जाता है, जिसे आयु वर्ग संरचना कहते हैं। इसमें 3 वर्ग है वो बनाए जाते हैं। पहला जो वर्ग होता है वो 0 से 14 वर्ष का, 0 से 14 वर्ष का बच्चा होता है, बालक होता है, जो अपने माता पिता पर क्या होता है, आश्रित होता है। फिर 15 से 64 वर्ष का प्रौढ़ होता है। कार्यशील जनसंख्या यही होती है, यही व्यवसाय संरचना वाले में काम आती है, ठीक, काम करने का काम करती है। फिर 64 वर्ष का वर्ग होता है, ये भी क्या होता है, आश्रित होता है। कार्यशील जनसंख्या का पता लगाने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है कि जो युवा देश कौन सा है जहां पर कार्यशील ज्यादा है, ठीक है ना, इसका अध्ययन किया जाता है। युवा जनसंख्या अगर अधिक होगी तो इसका मतलब उस महाद्वीप या उस देश के अंदर जन्म दर है वो क्या है, उच्च है, बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं। विकासशील देशों की स्थिति ऐसी है, वहां युवा जनसंख्या ज्यादा है, वहां बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं। वहीं विकसित देश के अंदर है वो वर्ध जनसंख्या अधिक है, वहां पर जन्म दर पर क्या कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है। इसके अलावा देख पहले 114 वर्ष के आयु वर्ग के लोग युवा क्षेत्र देश होंगे, युवा क्षेत्र कहलाएंगे, वो जन्म दर उच्च होती है। वहां पर विश्व की 35% जनसंख्या, विश्व की जो 35% जनसंख्या है वो कैसी है, वो आपकी युवा जनसंख्या है। अविकसित व विकासशील देशों के अंदर है ये कैटेगरी ज्यादा पाई जाती है, वहीं विकसित देशों के अंदर ये कम पाई जाती है। भारत की लगभग 33.2% जनसंख्या है वो क्या है, युवा है। और सबसे ज्यादा युवा कौन से महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में 44.4% के ऊपर है। उसके बाद में प्रौढ़ जनसंख्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही व्यवसाय संरचना में काम करती है। 15 से 64 आयु वर्ग के लोग इसके अंदर आते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। प्रजनन करने का कार्य भी कौन सी जनसंख्या करती है, यही जनसंख्या करती है। युवा प्लस वर्ध जनसंख्या इसी वर्ग पर क्या होती है, आश्रित होती है। और जिस देश के अंदर ये जनसंख्या ज्यादा होती है वही देश क्या कहलाता है, युवा देश भी कहलाता है। और व्यवसायिक संरचना वाले में भी उस देश की स्थिति क्या होती है, अच्छी होती है, क्योंकि काम करने वाले लोग यहाँ पर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसके बाद में अपन देखें वर्ध जनसंख्या 64 प्लस आयु वर्ग के जो लोग होते हैं वो वर्ध होते हैं। और ये ऐसी स्थिति वहां बनती है जहां पर जो विकसित देश होते हैं वहां पर ऐसी स्थिति बन चुकी है। विश्व की 7% जनसंख्या देखो विकसित देशों के अंदर पाई जाती है, और 7% जनसंख्या क्या है, वो आपकी वर्ध है, यानी विश्व में 7% बूढ़े लोग रहते हैं। भारत में ये 5.6% के आसपास है, ठीक है। सर्वाधिक जो वर्ध जो पॉपुलेशन है वो कौन से देश के अंदर है, वो जापान के अंदर है। महाद्वीप पूछे तो यूरोप महाद्वीप में है, और देश पूछे तो कहां पर है, जापान के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में लिंगानुपात देखते हैं, तो लिंगानुपात पुरुष और महिलाओं के अनुपात के रूप में देखते हैं, जो कि संतुलन का सूचक है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। भारत में 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर देखते हैं, तो इस जो सूत्र है वो क्या है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000 निकालते हैं। विश्व का 985 है। सर्वाधिक कौन से महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात उच्च है। उसके बाद में यहाँ पर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो विश्व का जो लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या के रूप में देखते हैं, यानी 100 महिलाओं पर कितने पुरुष हैं, तो विश्व के अंदर है वो 100 महिलाओं पर क्या है, 102 पुरुष है, ठीक है। अगर अपन बात करें उच्चतम लिंगानुपात वाला कौन सा देश है, तो वो लेटविया है। लेटविया जहां पर 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है, यानी 15 महिलाएं ज्यादा है वहां पर, तो उच्च लिंगानुपात है। और न्यूनतम लिंगानुपात है वहां पर कौन से देश का, यूएई का है, जहां पर 100 पुरुषों पर 100 महिलाओं पर 311 पुरुष है, ठीक है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 139 देशों में 72 देशों में प्रतिकूल स्थिति है। और आयु लिंग पिरामिड बनता है, जिसे दाएं भाग में तो क्या बनाया जाता है, महिलाओं का भाग दिखाया जाता है प्रतिशत में, और बाएं भाग में पुरुषों का भाग दिखाया जाता है प्रतिशत के अंदर दिखाया जाता है। उसके बाद में ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, अब निवास के आधार पर जनसंख्या पर बांट देंगे, ये गांव में रहने वाले लोग, ये शहरों में रहने वाले लोग। तो विकसित देशों के अंदर है वो शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं, वही विकासशील देशों में लोग गांवों में ज्यादा रहते हैं। अब गांव में जो लोग ज्यादा रहते हैं वो ग्रामीण कृषि क्रियाकलाप करते हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप करते हैं, और जो शहरों में जो लोग हैं वो द्वितीय क्रियाकलाप या उद्योग ज्यादा करते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वो कौन से महाद्वीप की, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की है, और ग्रामीण कहां पर है, वो एशिया महाद्वीप के अंदर है। साक्षरता जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जीवन स्तर, बोलने चालने का ढंग, रहने सहने का स्तर, समझ समाज को समझने की स्थिति, प्रत्येक स्थिति को समझने की स्थिति किससे आती है, शिक्षा से आती है। तो शिक्षा इंपॉर्टेंट पहलू है, गुणात्मक पहलू है। क्या कौन सा पहलू है, गुणात्मक पहलू है। और भारत के अंदर क्या देखते हैं, 7 वर्ष की जनसंख्या का कोई भी लोग जो किसी भी भाषा में पढ़ लिख सकता है वो क्या कहलाता है, साक्षर कहलाता है। और व्यवसायिक संरचना में कौन आते हैं, 0 से 15 से 64 आयु वर्ग के लोग होते हैं, वो व्यवसायिक जनसंख्या के अंदर आते हैं, जिन पर अन्य दोनों युवा और प्रौढ़, युवा और वर्ध क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो ये आपके 3rd चैप्टर है। अगर आप इतने पर्टिकुलर नोट्स बनाकर पढ़ेंगे तो आराम से ये आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अपन जो 56 का पेपर होगा तो 56 के लिए जा रहे हैं। इनके अलावा 12वीं क्लास के अलावा जो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर, जो आपका चौथा चैप्टर है किताब के अंदर, उसमें मिलेंगे आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।